आज हम लोग सोशल रिफॉर्म मूवमेंट जो हमने पढ़ा था उसके आगे से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री जब हम पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा था कि भारत कैसे गुलाम बना, गुलामी की स्टोरी जो शुरू होती थी, पुर्तगाली लोग भारत में आए थे। उसके बाद में हम लोगों ने फिर डिटेल में पढ़ना शुरू किया कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी बनी और ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई। उसने कैसे बंगाल, बिहार का जो हिस्सा है उसको प्लासी की लड़ाई, बक्सर की लड़ाई के बाद जीता। फिर हमने देखा अवध कैसे गुलाम बना, हैदराबाद, मैसूर, मराठा और 57 की क्रांति। ये सब हमने गुलामी की कहानी में पढ़ा था। मैंने बोला था कि मॉडर्न हिस्ट्री 2 पार्ट में, पहले गुलामी की कहानी और फिर आज़ादी की लड़ाई, फ्रीडम स्ट्रगल। और आज हम लोग अपना शुरू करेंगे फ्रीडम स्ट्रगल। गुलामी की कहानी पूरी हो चुकी है। उसके बाद में हम लोगों ने बीच में एक टॉपिक और पढ़ा था सीक्वेंस में, और वो था सोशल रिफॉर्म मूवमेंट, समाज सुधार आंदोलन। सोशल रिफॉर्म मूवमेंट जिसमें हम लोगों ने राम मोहन राय, ब्रह्मो समाज, आर्य समाज, स्वामी विवेकानंद, अलीगढ़ आंदोलन, ये सब पढ़ा था, सर सैयद वाला। देखो, वो मैंने बताया था कि आज़ादी की लड़ाई शुरू होने के लिए भारत में माहौल नहीं था उस टाइम, इसलिए जो सोशल रिफॉर्मर आए उन्होंने अंदर से धीरे धीरे भारत में सामाजिक बुराइयों को ख़त्म किया, रिलीजियस जो कुरीतियाँ थी, थोड़ा आडंबर था उसको थोड़ा कम किया, और उन्होंने भारत में एक तरीके से जागरूकता फैलाई, अवेयरनेस फैलाई। धीरे धीरे नेशनलिज्म की भावना आई, राष्ट्रभक्ति की भावना जगी और भारत का फ्रीडम स्ट्रगल शुरू हो गया। ठीक है, तो ये हम लोग आज शुरू करेंगे कैसे आज़ादी की लड़ाई शुरू हुई, दूसरी कहानी अपनी आज़ादी की लड़ाई। लेकिन फिर से मैं बोल रहा हूँ, और मैं पहले 2-3 बार बोल चुका हूँ ये चीज़, कि जिसको भी पढ़ना है ना वो सीक्वेंस में प्रॉपर पढ़ना है कि कैसे भारत पहले आज़ाद हुआ और फिर भारत उल्टा बोल गया, पहले भारत कैसे गुलाम बना और फिर भारत कैसे आज़ाद हुआ, और बीच में सोशल रिफॉर्म मूवमेंट उसके बीच में। तो प्रॉपर सीक्वेंस फॉलो करना है सभी को। और तो वीडियो मैंने ऐसी L1 L2 लेक्चर के वाइज डाल रखे हैं, और इसमें नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक भी होगा, हमारे एप्लीकेशन विमर्श ऐप का, उसमें प्रॉपर सीक्वेंस है, L1 L2 करके लेक्चर्स पड़े हुए हैं। आपको वैसे ही पहले गुलामी की स्टोरी पढ़नी है, फिर समाज सुधार आंदोलन पढ़ना है, और फिर हमारा ये फ्रीडम स्ट्रगल जो है इसको शुरू करना है, आज़ादी की लड़ाई। आज हम लोग यही शुरू कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं अपना फ्रीडम स्ट्रगल कैसे शुरू हुआ। फ्रीडम स्ट्रगल को शुरू करने से पहले हम लोग ये देख रहे हैं, और ये देखो फ्रीडम स्ट्रगल अपना जो शुरू हुआ उसको कई हिस्टोरियन, कई इतिहासकार अलग अलग तरीके से बताते हैं, और एक ये क्लासिफिकेशन है, ये अच्छा है, और ज़्यादातर किताबों में यही वाला दिया होता है ये क्लासिफिकेशन कि हम कैसे पढ़ेंगे आगे। तो भारत की आज़ादी की लड़ाई को 4 चरणों में हम बांट सकते हैं, 4 स्टेज में बांट सकते हैं। पहला स्टेज जिसको उदारवादी चरण बोलते हैं, जो 57 की क्रांति के तुरंत बाद शुरू हुआ, कि ये वो लोग थे जिन्होंने उदारवादी रवैया अपनाया। इन्होंने सीधे आज़ादी की मांग करनी नहीं शुरू की, क्योंकि भारत में ना वैसा माहौल था, ना वैसी कोई संस्था थी जो ये काम कर पाए। तो ये उदारवादी लोग थे। इनका बहुत बड़ा योगदान है कि कैसे भारत में देशभक्ति की भावना इन लोगों ने जगाई, कैसे बताया इन लोगों ने, आम जनता को बताने में कामयाब रहे कि कैसे ये जो ब्रिटिश राज है इससे भारत को नुकसान है और कैसे भारत का आर्थिक शोषण किया जा रहा है। तो इन लोगों का योगदान है उदारवादी चरण। दूसरा चरण सक्रिय प्रतिरोध का, एक्टिव रेजिस्टेंस का, कि पहली बार कुछ लोग जो थे वो सड़कों पर आए और प्रोटेस्ट करना शुरू किया स्वराज पाने के लिए। ठीक है, तीसरा चरण भारत में गांधी जी आ जाते हैं और उस आज़ादी की लड़ाई को पूरा मास मूवमेंट बना देते हैं, जन आंदोलन बना देते हैं, हर आदमी को उसमें शामिल कर देते हैं। ठीक है, और चौथा चरण जो बिल्कुल अलग है, और वो है क्रांतिकारी चरण, जिसमें हम लोग रिवोल्यूशनरीज के बारे में पढ़ेंगे, क्रांतिकारियों के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे उन लोगों ने गांधी के रास्ते को से अलग हटकर, गांधी का रास्ता था नॉन वायलेंस का, उससे अलग हटकर कुछ लोग क्रांतिकारी विचारधारा के थे, और उनका भारत की आज़ादी की लड़ाई में या फ्रीडम स्ट्रगल में क्या क्या योगदान रहा। तो ये 4 फेज में हम लोग पढ़ेंगे, और स्टेप बाय स्टेप है, याद रखना बड़ा आसान है। पहले शुरुआत हुई, धीरे इन लोगों ने नींव रखी, फिर थोड़ी लड़ाई हुई, फिर बड़ा संघर्ष, जन आंदोलन बना, और वो क्रांतिकारी हुए। और हर फेज का एक हीरो है, ये मैंने यहाँ पे लिख रखा। ठीक है, जो मेजर हीरो है, पहला फेज जो उदारवादी चरण है उसके हीरो है दादा भाई नौरोजी, कि कैसे उन्होंने नींव रखी भारत में, लोगों को बताने में कामयाब रहे कि कैसे ये ब्रिटिश सरकार जो है हमारा शोषण कर रही है। फिर सड़कों पे लोग उतरे, तिलक के नेतृत्व में, लोकमान्य तिलक, गांधी ने उसको जन आंदोलन बनाया,
और फिर क्रांतिकारी फेज जिसमें भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और सुभाष चंद्र बोस जैसे लोग थे, इन्होंने उस लड़ाई को आगे बढ़ाया। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके ये फेज पढ़ेंगे अपनी फ्रीडम स्ट्रगल के। तो पहला फेज आज हम लोग शुरू करेंगे जिसको हम बोलते हैं उदारवादी चरण। ये चला है 57 की तुरंत क्रांति जो हुई थी 1857 में, उसके तुरंत बाद से 1905 तक। ठीक है, 1905 में जब बंगाल का विभाजन होता है तब पहली बार लोग एक आंदोलन लॉन्च करते हैं, उस टाइम पे स्वदेशी आंदोलन, और सड़कों पर उतरते हैं। ठीक है, तो पहला चरण हमारा शुरू होता है ये वाला उदारवादी चरण। तो सबसे पहली चीज और बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये आती है कि ये लोग उदारवादी लोग कौन थे। ठीक है, इनको उदारवादी क्यों कहा जाता है। हालांकि ये क्वेश्चन देखो, ये ऐसे वाले क्वेश्चंस जो है ये पीसीएस या यूपीएससी वाले क्वेश्चंस हैं, ये सीधे फैक्चुअल क्वेश्चंस नहीं है, ये कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन है कि उदारवादी चरण, ये उदारवादी लोग उदारवादी क्यों कहलाते थे, कि इनका काम करने का रास्ता ऐसा था, इसी वजह से उदारवादी कहलाते थे। काम करने का रास्ता कैसा था ये दिया हुआ है कि उदारवादी क्यों थे, क्योंकि ये लोग संवैधानिक साधनों का इस्तेमाल करना चाहते। ये कहते थे कि हम अंग्रेजों से, ब्रिटिश राज से जो भी मांगे कर रहे हैं उसके लिए हम कभी हड़ताल ये सब नहीं करेंगे, सड़कों पर नहीं उतरेंगे, हम संवैधानिक तरीकों का इस्तेमाल करेंगे। संवैधानिक तरीके क्या, इनके तरीकों को कभी कभी 3P में बोला जाता है कि आप याचिका करोगे, पिटीशन फाइल करोगे, याचिका करोगे अंग्रेजों से, प्रार्थना करोगे, ठीक है, और थोड़ा बहुत अगर उनकी नीतियों से सहमत नहीं हो तो आप प्रोटेस्ट करोगे, विरोध करोगे, लेकिन विरोध भी संवैधानिक ढंग से, सड़कों पे नहीं उतर के, अखबारों में लिख के, काउंसिल्स उनकी मीटिंग्स में जा जाके उनको बताना, तो ऐसे आप विरोध करोगे। ठीक है, तो इन्हीं वजहों से इनको उदारवादी लोग बोला जाता है, उदारवादी चरण। ठीक है, क्योंकि ये शुरुआत हुई। अच्छा, आप ये समझो कि ऐसा नहीं कि ये लोग नहीं चाहते थे भारत आजाद हो, लेकिन भारत 57 की क्रांति के तुरंत बाद भारत में तब भी ऐसा माहौल नहीं बन पाया था कि सीधे मांग की जा सके कि अंग्रेज भारत छोड़ के जाए, क्योंकि कोई जो नेशनलिज्म की फीलिंग थी, राष्ट्रभक्ति की भावना थी, वो अभी उतनी बड़ी नहीं हुई थी, उतनी कॉम्प्रिहेंसिव, व्यापक नहीं हुई थी कि ये मांग की जा सके। कुछ चुनिंदा लोग थे जो सिर्फ बताना, जिन लोगों ने शुरू किया कि कैसे ब्रिटिश राज जो है भारत के लिए हानिकारक है। अच्छा, इनका सबसे मॉडरेट जो लोग थे, उदारवादी लोग, इनकी एक बहुत बड़ी जो इनके बारे में समझने वाली चीज है कि इन्होंने कभी भी स्वराज की मांग नहीं की। ठीक है, कि हमें स्वराज चाहिए या हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, हमें आज़ादी बिल्कुल चाहिए, कभी नहीं मांग की। इनकी मुख्य मांगे जो थी वो एक तो अंग्रेजों की नीतियों को लोगों के सामने ले जाना, बताना धीरे धीरे कि भाई क्या कर रहे हैं अंग्रेज, और दूसरा ये प्रशासनिक सुधार चाहते थे कि भारतीयों की भागीदारी भारत के प्रशासन में ज़्यादा बढ़ाना चाहते थे। तो सबसे बड़ी इनके बारे में बहुत ही कॉन्सेप्ट पूछा था, मॉडरेट लोगों की मांग क्या थी, ये लोग क्या चाहते थे, सिर्फ प्रशासनिक सुधार, नॉट इंडिपेंडेंस, ये पूर्ण स्वराज या आज़ादी की मांग नहीं कर रहे थे, सिर्फ प्रशासनिक सुधार। ये अंग्रेज जो भी चुनाव करवा रहे हैं, जो भी काउंसिल्स बनवाते हैं, ठीक है, समितियां बनवाते हैं, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा भारत के लोगों की भागीदारी हो। अंग्रेजों की प्रशासनिक सेवाएं जो ICS के एग्जाम होते थे उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग भारतीय लोग हों, क्योंकि भारत में आप राज करने जा रहे हो तो भारतीय लोगों का योगदान अच्छा होना चाहिए उसमें। तो ये इनकी मांगे थी, इस वजह से ये लोग मॉडरेट कहलाए, उदारवादी लोग कहलाए। उदारवादी लोगों के बारे में अब एक चीज और देख लेते हैं इनके बारे में। ये फैक्चुअल चीजें शुरू होती हैं और जो बहुत पूछी जाती हैं एग्जाम में, यह है योगदान, कि इन लोगों का योगदान क्या है, उदारवादी लोगों का। ठीक है, और पहला योगदान इनकी देखते हैं हम लोग कि इन लोगों ने क्या किया कि फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म, ये मैं बता चुका हूं और फिर मैं बता रहा हूं कि उदारवादी लोगों ने भारत में राष्ट्रवाद की भावना का विकास किया। राष्ट्रवाद की भावना बहुत जरूरी थी आज़ादी की लड़ाई के लिए। तो एक तरीके से देखो, इन लोगों को कम लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी सबसे बड़ा योगदान एक तरीके से देखा जाए, शुरुआत रखने का योगदान इन लोगों का है भारत की फ्रीडम स्ट्रगल में। राष्ट्रवाद की भावना जगाई कैसे इन लोगों ने, ठीक है, क्या रास्ते अपनाए, तो उसमें दो चीजें हैं। एक तो ये रोल ऑफ प्रेस है कि इन लोगों ने बहुत लिखना शुरू किया कि कैसे कैसे अंग्रेज जो है, अंग्रेजों की नीतियां भारत के लिए हानिकारक है या शोषण कर रहे हैं। ये टॉपिक अलग से हम लोग पढ़ेंगे, रोल ऑफ प्रेस। ठीक है, मीडिया तो नहीं, प्रिंट प्रेस था ही, कि अखबारों का, पत्रों का, अपनी पत्रिकाओं का क्या योगदान रहा है, कैसे इन लोगों ने लोगों को जागरूक किया, ये अलग से हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे।
राष्ट्रभक्ति की भावना कैसे जगाई। दूसरा इनका योगदान क्या है, आर्थिक समालोचना, इकोनॉमिक क्रिटिक, बहुत इंपॉर्टेंट और खूब पूछा जाता है ये वाला पॉइंट कि मॉडरेट लोगों का योगदान क्या है। मैं पहले ही बता चुका हूं, इन लोगों ने बताना शुरू किया कि कैसे अंग्रेजों की नीतियां हानिकारक है। उसमें 2 पॉइंट मैं यहां पर बताना चाहता हूं इस इकोनॉमिक क्रिटिक के बारे में। 2 लोगों के नाम बता देता हूं यहीं पे, अलग से पढ़ने की फिर उनका वो नहीं पड़ेगी। इकोनॉमिक क्रिटिक में 2 नाम आते हैं सबसे बड़े। एक नाम आता है फिर से दादा भाई नौरोजी का। मैंने बताया इस पूरे फेज का अगर कोई एक हीरो है तो है दादा भाई नौरोजी, ठीक है, अगर आपको याद रखना है उदारवादी चरण। दादा भाई नौरोजी ने बताना शुरू किया कि कैसे ये सब हो रहा है सिस्टम, और उन्होंने एक अपनी बहुत फेमस बुक लिखी जिसको बोलते हैं, बुक का नाम बहुत पूछा जाता है, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल, अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये बुक लिखी। अभी तो कुछ दिन पहले एक एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा, बुक का नाम तो वैसे भी पूछते हैं, और ये पूछा गया कि ये बुक किस ईयर दादा भाई नौरोजी ने लिखी थी, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। इस बुक में दादा भाई नौरोजी ने एक कॉन्सेप्ट दिया, और जो बड़ा फेमस कॉन्सेप्ट है ड्रेन ऑफ वेल्थ का, धन की निकासी का सिद्धांत, ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत, ठीक है। अब ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत ये था क्या, देखो ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत क्या था ये समझना, धन की निकासी का सिद्धांत। इन्होंने दादा भाई नौरोजी ने बताया, जैसे ये इंडिया है, सॉरी ये इंडिया है और इधर इंग्लैंड है, तो अंग्रेजों ने, जैसे एक नाला होता है, नाले में ड्रेनेज सिस्टम होता है, नाले में एक तरफ ही पानी जा सकता है, अगर गंदा पानी एक तरफ ऐसे जा रहा है, ऐसा नहीं है कि आउटगोइंग भी है इनकमिंग भी है, आ भी रहा है पानी, एक ही तरफ पानी बहेगा। तो दादा भाई नौरोजी ने बताया कि ये अंग्रेजों की नीतियां क्या कर रही हैं, इस नाले में पानी बह रहा है, सॉरी पैसा बह रहा है, धन बह रहा है भारत का, इसलिए ड्रेन ऑफ वेल्थ बोला गया। ये पूरी मनी इंडिया से किधर भाग रही है, इंग्लैंड की तरफ भाग रही है। बहुत क्वेश्चन पूछा था ड्रेन ऑफ वेल्थ का कॉन्सेप्ट कैसे किसने दिया, या ये बुक किसने लिखी, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। दादा भाई नौरोजी ने इसमें बहुत डिटेल में बताया कि कैसे क्या क्या, उन्होंने 6 कारण बताया कि जिस वजह से पैसा जा रहा है। ये हालांकि काम के लिए नहीं है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि कैसे कि अंग्रेज अपनी सेना पर, आर्मी पर, अपने प्रशासन अपने अधिकारियों को भारत के खजाने से पैसा दे रहे हैं, कैसे अंग्रेजों ने फ्री ट्रेड कर रखा है, फ्री ट्रेड मतलब मुक्त व्यापार, कि अंग्रेजों की जो कंपनियां हैं उनको टैक्स नहीं पे करना पड़ रहा है, और उल्टा होता क्या था कि भारत से रॉ मटेरियल खरीदते थे, कच्चा माल इंग्लैंड ले जाते थे, वहां सामान बनाते थे। जैसे आप कपड़ा ले लो, कॉटन यहाँ से खरीदते थे, कपास इंग्लैंड ले गए, वहाँ मैनचेस्टर में कपड़ा बनता था फैक्ट्रियों में, फिर यहाँ आता था बिना टैक्स के, सस्ते में माल लगे, बिना टैक्स के कपड़ा आता और फिर वो महंगे रेट में बिकता था। तो दादा भाई नौरोजी ने बताया कि कैसे कैसे ये लोग कर रहे हैं। तो ये ड्रेन ऑफ वेल्थ का कॉन्सेप्ट था। दादा भाई नौरोजी ने इसलिए बोला जाता है कि इन्होंने पहली बार भारत की नेशनल इनकम भी कैलकुलेट की, राष्ट्रीय आय। बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है किस व्यक्ति ने कैलकुलेट की थी नेशनल इनकम, और उसी से इन्होंने पर कैपिटा इनकम भी निकाली, प्रति व्यक्ति आय भी निकाली। बोलते हैं उस टाइम इन्होंने 20 रुपए पर कैपिटा इनकम कैलकुलेट की थी भारत की। तो ये दादा भाई नौरोजी का ये सिद्धांत है। इन्होंने आर्थिक समालोचना, इकोनॉमिक क्रिटिक पेश किया कि अंग्रेजों की नीतियां कैसे 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 हानिकारक है भारत के लिए। दूसरा नाम दादा भाई नौरोजी के साथ साथ में, ये लिख लिया तो मैं इसको हटाता हूं, दूसरा नाम है, और वो नाम है रोमेश चंद्र दत्त का, आरसी दत्त। इनका भी नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने भी आर्थिक समालोचना भारत की पेश की। ये पहले इन्होंने अंग्रेजों का वही आईसीएस का एग्जाम क्वालिफाई किया था, आईसीएस सेवा में, तो जो आज के टाइम पे आईएएस है। उसके बाद में इन्होंने बड़े अर्थशास्त्री थे, तो इन्होंने कई बड़ी फेमस किताबें लिखी हैं। एक किताब इनकी है, खूब पूछी जाती है, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया, भारत में का विद्योगीकरण, उद्योगीकरण नहीं है, अनऔद्योगिकरण, कैसे अंग्रेजों ने भारत में इंडस्ट्रीज को बर्बाद किया। उसमें इन्होंने यही जो मैंने अभी बात बताई थी कॉटन वाली, कैसे कैसे इन्होंने कपड़ा उद्योग, टेक्सटाइल उद्योग बर्बाद किया। भारत में जो हाथों से कपड़े होता था उसको हैंडलूम बोला जाता है, हैंडलूम से कपड़े बनाए जाते थे।
अंग्रेज पावर लूम लेके आए, ईस्ट इंडिया कंपनी, बड़े बड़े बिजनेसमैन, मशीनों से, और इसलिए भारत का उद्योग नष्ट हुआ। ऐसे ही मैंने पहले भी बताया था कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी, तब मुगलों के टाइम पे भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था। 25% जीडीपी दुनिया की भारत के पास थी 1700 में, और जब अंग्रेज यहाँ से गए हैं 1947 में, तब भारत की वो जीडीपी सिर्फ 2.8% मतलब 3% के आसपास बची। ठीक है, तो आरसी दत्ता ने डी इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया, ऐसे इन्होंने एक इकोनॉमिक हिस्ट्री अंडर ब्रिटिश रूल, ठीक है, करके बुक लिखी आरसी दत्ता ने। तो इनकी बुक्स बहुत पूछी जाती है, इन दोनों लोगों की, दादा भाई नौरोजी की और आरसी दत्त की आर्थिक समालोचना इन लोगों ने पेश की। अगली चीज क्या है, देखो इन लोगों का, उदारवादी लोगों का ही योगदान क्या था। जो मैंने बताया था कि इनकी सबसे बड़ी मांग थी भारत में प्रशासनिक सुधार हो, ठीक है, और प्रशासनिक सुधार किए गए। फिर कैसे किए गए, देखो अंग्रेजों ने ये इस पूरे जो उदारवादी चरण था, हमने लिखा था 1858 से 1905 तक, उसके बीच में 2 बड़े एक्ट पास किए गए। ठीक है, ये एक्ट या तो हम अलग से पढ़ते हैं या तो इसी स्टोरी में पढ़ लेते हैं, 2-2, 3-3 पॉइंट वाले, और काम की चीजें हैं तो इसलिए यहीं पढ़ लेंगे। इनको भारतीय परिषद कानून, इंडियन काउंसिल एक्ट कहते हैं, 1861, 1892। एक और आया था 1909 में, लेकिन वो इस चरण के बाहर है तो बाद में पढ़ेंगे हम उसको। इंडियन काउंसिल एक्ट, देखो ये आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खूब पूछा जाता है ये वाला इंडियन काउंसिल। ये देखो 57 की क्रांति हुई थी, 1857, मैंने बताया था। तो अंग्रेज थोड़ा डरे तो थे, भारत के लोगों को कुछ तो देना पड़ेगा, तो उन्होंने ये काउंसिल एक्ट बनाया 1861 वाला, और कुछ भारत में प्रशासनिक सुधार किए। उन सुधारों में से सबसे इंपॉर्टेंट सुधार ये था कि भारत में पहली बार वायसराय, जो वायसराय होता था अंग्रेजों का, उसकी जो काउंसिल बनी थी, वायसराय एक अपनी परिषद से, एक उसकी काउंसिल ये होती थी जिसको परिषद बोलते थे, वायसराय परिषद, ठीक है। पहले वो काउंसिल सिर्फ सलाह देने का काम करती थी, एडवाइजरी थी काउंसिल, जो वहां से रेगुलेटिंग एक्ट से 1773 से बनाई गई थी। इस एक्ट से क्या किया गया, इसको एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका, जैसे भारत की भी कैबिनेट काम करती ना, मंत्रिपरिषद, भारत मोदी जी उसके हेड, मंत्रिपरिषद काम करेगी, उसको, इसको एग्जीक्यूटिव काउंसिल बना दिया गया, कार्यपालिका बना दी गया। इसमें टोटल 5 सदस्य रखे गए, ठीक है, 5 मेंबर्स होते थे जो वायसराय को सलाह देते थे कि कार्यपालिका के कामों में कैसे काम किया जाए। हालांकि वायसराय के पास में वीटो पावर होती थी, वो उनकी बात माने या ना माने, या ऐसे ही कानून बना दे, ऑर्डिनेंस की पावर भी थी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, 1861 में ऑर्डिनेंस की पावर वायसराय के पास थी, अध्यादेश जारी करने की शक्ति। इन 5 लोगों में से, अच्छा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो पूछी जाती है कि पहली बार इस टाइम वायसराय जो भारत का था उसका नाम था लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग, इसको हम पढ़ भी चुके थे, ये भारत का पहला वायसराय था। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट 57 के बाद जब बदली गई थी, वायसराय बनाई गई थी, तो ये पहला वायसराय भी था। इसी के टाइम पे ये एक्ट पास हुआ है। तो इसने भारत में इस कानून से एक सिस्टम की शुरुआत की जिसको कहते हैं पोर्टफोलियो सिस्टम। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि पोर्टफोलियो सिस्टम व्यवस्था की शुरुआत कब की गई और किसने की। लॉर्ड कैनिंग ने 1861 के कानून से की गई। पोर्टफोलियो व्यवस्था क्या होती है, देखो जैसे अभी क्या है, भारत का जो मंत्रिपरिषद है उसमें सबको पता है, एक मंत्री एक विभाग का जिम्मेदार। जैसे अमित शाह जो है वो होम मिनिस्टर है, राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर है, तो हमें पता है कि एक नितिन गडकरी रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है, नाम पता है आपको। इसको कहते हैं, उनको एक पोर्टफोलियो मिला हुआ है। पहले क्या था, ये एडवाइजरी जो बॉडी होती थी, इसमें एक व्यक्ति का कोई काम नहीं होता। कैनिंग ने क्या किया, इन 5 लोगों के काम बांट दिए। ये जो 5 व्यक्ति होंगे, ये कौन कौन सा डिपार्टमेंट लीड करेंगे या काम करेंगे, इसको कहते हैं पोर्टफोलियो व्यवस्था। क्वेश्चन बहुत पूछा आता है, पहली बार पोर्टफोलियो सिस्टम कब या किस कानून से शुरू किया गया, ठीक है। अच्छा, तो ऐसे धीरे धीरे भारत में प्रशासनिक सुधार हुए। इसमें क्या किया गया, वायसराय की परिषद तो बना ही दी गई थी, ठीक है। तो ये पहला सुधार था जो 1861 में किया गया। धीरे धीरे क्या हुआ, अब 1892 वाले की तरफ जब चलेंगे तो उसके बीच में बहुत से भारत में सुधार किए गए। हालांकि उनको सुधार मानो आप या ना मानो, लेकिन वो बहुत से बड़े कानून या बड़ी चीजें अंग्रेजों ने बनाई। और वो क्या थी, जैसे अंग्रेजों ने
1860 में 1860 सबको पता है भारत की दंड संहिता बनाई गई, आईपीसी। ये वही टाइम से चल रहा है अभी भी। आईपीसी भारत की इंडियन जो पीनल कोड है आईपीसी 1860 वाला, ठीक है, वो मेन रेफरेंस बुक है, वहीं से चल रहा है। उसके बाद अमेंडमेंट होते रहते, बदलाव होते रहते, लेकिन 1860 में बनाई गई थी, ठीक है। तो आईपीसी बनाई गई। हालांकि आईपीसी की शुरुआत बहुत पहले लॉर्ड मैकॉले आए थे, वो लॉ मेंबर बनाए गए थे पहले, इस वायसराय परिषद के पहले लॉ मेंबर बनाए गए थे 1835 में। तब उन्होंने उसको कोडिफाई करना शुरू किया था, लेकिन बनी कब है? 1860 में दंड संहिता। ऐसे ही अंग्रेजों ने इंडियन हाई कोर्ट एक्ट बनाया, उच्च न्यायालय से जुड़ा हुआ कानून 1861 में, और भारत में उच्च न्यायालय बनाए गए। कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास, ये 3 उच्च न्यायालय बनाए गए 1862 में, 1862 में। बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है हाई कोर्ट एक्ट कब बनाया गया, ये एक्ट कब बना, और पहले उच्च न्यायालय भारत में कौन बनाए गए थे? कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास, 3 जहां जो मेन जगह थी उस टाइम पे। उसके बाद में 66 में 1866 में इलाहाबाद वाला हाई कोर्ट बना है, यूपी वाला हाई कोर्ट बनाया गया था। तो ऐसे कुछ ना कुछ सुधार होते रहे भारत में, ठीक है। इस बीच में इसमें उदारवादी लोगों का भी बहुत बड़ा योगदान था कि इन्होंने अंग्रेजों से मांग करनी शुरू की ये सुधार किए जाए। ये वाला एक्ट भी जल्दी 2 पॉइंट इसके बारे में देख लेते हैं। इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, इस कानून में क्या था? थोड़ा सुधार और किया गया। इसमें क्या किया गया? भारतीय सदस्य, देखो 2-3 काम किए गए जो हमें बस याद रखने हैं। एक तो जो वायसराय परिषद एक बनाई जाती थी केंद्र में, अब क्या हुआ, हर राज्य में जो प्रोविंस थे वहां पर भी एक परिषद बनाई जाने लगी, और उस परिषद के लोग जो है चुनाव करके आते थे। तो पहली बार भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव या इनडायरेक्ट इलेक्शन का कॉन्सेप्ट लाया गया। कब? ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, भारत में पहली बार अप्रत्यक्ष चुनाव का कॉन्सेप्ट कब लाया गया? अप्रत्यक्ष चुनाव क्या होता है कि जब आम जनता सीधे वोट ना दे जाके, जैसे हम लोग अगर आम जनता सीधे वोट देती है तो वो डायरेक्ट इलेक्शन है, प्रत्यक्ष चुनाव। अप्रत्यक्ष चुनाव मतलब कुछ चुनिंदा लोग वोट देने जा रहे हैं इनडायरेक्टली, ठीक है, वो अलग कॉन्सेप्ट हो सकते हैं। ये किया गया। एक और काम इंडियन काउंसिल एक्ट से क्या किया गया कि भारतीय लोगों को जो इस परिषद में जाते थे उनको थोड़ा अधिकार मिला। पहले क्या है, उनके पास कोई अधिकार ही नहीं था, बस काउंसिल बनाई गई थी। यहाँ पर थोड़ा अधिकार मिला कि ये भारतीय लोग जो थे वो पैसे से, रेवेन्यू से जुड़े मामले, जो बजट से जुड़े मामले थे, उनमें अपने सवाल पूछ सकते थे कि भाई कितना खर्च कर रहे हो, कहाँ खर्च कर रहे हो, ठीक है। तो बजट से जुड़े हुए चीजों को किया जा सकता, पूछा जा सकता था। हालांकि अधिकार तब भी कोई नहीं था, जो वायसराय चाहता था वो किया जाता था, लेकिन ये थोड़ा सुधार हुआ, कम से कम आप क्वेश्चन कर सकते हो, पूछ सकते हो। तो ये मॉडरेट लोगों का योगदान है। फिर से बता रहा हूं एक बार जल्दी शॉर्ट में कि इन लोगों ने भारत में देश, सबसे बड़ा योगदान, देशभक्ति की भावना जगाई। इन लोगों ने अंग्रेजों की नीतियों की आर्थिक समालोचना की, कैसे आर्थिक शोषण भारत का किया जा रहा है। उसमें 2 नाम, दादा भाई नौरोजी और आरसी दत्ता का बिल्कुल आना चाहिए उसमें नाम। और तीसरा है इन लोगों के प्रयास से भारत में कैसे कैसे प्रशासनिक सुधार हुए, रिफॉर्म हुए। उसमें ये 2 कानून, बीच में ये चीजें डाल दोगे आप, आईपीसी, हाई कोर्ट की चीजें, तो पूरा कॉन्सेप्ट बन जाएगा कि कैसे कैसे क्या क्या योगदान रहा है इन लोगों का, जिनको हम लोग बोलते हैं उदारवादी लोग, ठीक है। इसके बाद हम लोग करते हैं, ये मैंने बताया था कि इसकी मैं अलग से स्लाइड बनाता हूं, रोल ऑफ प्रेस, कि इन लोगों ने ये जो सब जो काम किया है ना, ये प्रेस से जो देशभक्ति की भावना जगाई, वो इन्होंने भारत में प्रेस या जो समाचार निकल रहा हो, लिखा, जो अखबार है, मैगजीन्स हैं, पत्रिकाएं हैं, इन सबसे इन्होंने भारत में एक तरीके से जागरूक करने की कोशिश की। अब उस टाइम सबसे बड़ा मीडियम लोगों से कनेक्ट होने का यही था, टीवी नहीं था, रेडियो नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो सिर्फ या तो मैन टू मैन आप जाके लोगों को समझाओ, बात करो उनसे, या तो क्या हो चुका था, आप अखबारों के जरिए, पत्रिकाओं के जरिए लोगों को बताना शुरू करो। तो दूसरा बहुत बड़ा योगदान इन लोगों का कि कैसे इन्होंने ये सब काम किया। तो इसमें 2-3 चीजें मैं बता रहा हूं आपको, और बहुत काम की चीजें हैं ये, कि भारत में देखो ये 3 कानून है जो कभी कभी, देखो भारत में अखबारों से जुड़े हुए अंग्रेजों ने बहुत शोषण किया, कि लोगों को पत्रिकाएं निकालने नहीं देते थे। अंग्रेजों को पता था कि लोगों के अंदर ये भावनाएं निकल रही हैं, लोग थोड़ा सड़कों पर आना शुरू हो रहे हैं, बोलना शुरू कर रहे हैं, तो अंग्रेजों ने बहुत रोक लगाने की कोशिश की। तो ये 3 कानून है, कभी कभी पूछ लिए जाते हैं सिर्फ 2-3 वजहों से, तो मैं जल्दी से बता देता हूं। जैसे ये सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट एक कानून बनाया गया था
ये बनाया था, बहुत पहले बनाया था लॉर्ड वेलेजली ने। लॉर्ड वेलेजली ने बनाया था 1799 में। और इसका योगदान, ये काम ये था कि जो भारत में फ्रांसीसी लोग ज़्यादा बढ़ रहे थे ना, तो फ्रांसीसियों के समर्थन को कुचलने के लिए तो बनाया गया था। पहला कानून बनाया था, तो कभी कभी पूछ लेते हैं किसने बनवाया था, क्यों बनवाया था। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट 1835 वाला प्रेस एक्ट बहुत पूछा जाता है। भारत का वायसराय था, उसका नाम था लॉर्ड मेटकाफ। बहुत नाम पूछा था। इसको लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस बोला जाता है। भारत में जो प्रेस है, भारत में अखबार पत्र पत्रिकाओं का उद्धारक एक तरीके से लिबरेटर। इसने स्वतंत्रता दी, एक तरीके से आज़ादी दी कि आप लोग अखबार पत्र पत्रिकाएं निकाल सकते हो, ठीक है। थोड़ा उदारवादी रवैया इसने अपनाया, इसलिए इसको लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस कहा जाता है। बहुत नाम पूछा जाता है इसका नाम सिर्फ। उसके बाद में एक ये कानून जो आगे मैं एक बार फिर से बताऊंगा, बिल्कुल अपोजिट लॉर्ड मेटकाफ का। इसका नाम था लॉर्ड लिटन, जिसने इस प्रेस जब देखा इसने कि भाई समाचार पत्र पत्रिकाओं से गड़बड़ हो रहा है, तो इसने पूरी रोक लगाने की कोशिश की कि कैसे भारतीय भाषाओं के अखबारों को बिल्कुल दबा दिया जाए, कुचल दिया जाए। गैगिंग एक्ट भी बोलते हैं। गैगिंग मतलब गला घोट देना, गैग कर देना, इसलिए बहुत पूछा जाता है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, वर्नाकुलर बोलते हैं देसी भाषा, जो स्थानीय भाषाएं हैं उनमें जो अखबार निकलते थे उन पर रोक लगाने के लिए लॉर्ड लिटन ने ये कानून बनाया, ठीक है। तो ये लॉर्ड मेटकाफ जो लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस है, लॉर्ड लिटन जिसने प्रेस को गैग कर दिया, इसलिए पूछते हैं गैगिंग एक्ट इस कानून को कहते हैं, या गैगिंग एक्ट किसने बनाया था। कुछ पत्र पत्रिकाएं हैं देखो यहाँ पर जो मैंने लिख रखे हैं, और ये हालांकि बहुत हैं। कुछ ऐसी हैं जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, और कुछ ऐसी हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। जैसे हमने डॉक्टर अंबेडकर की मूक नायक, बहिष्कृत भारत, गांधी जी की हरिजन पत्रिका, विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद की उद्बोधन, प्रबुद्ध भारत, ये हम लोग पुराने वाले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। तो इसलिए जो आगे पढ़ेंगे या जो पीछे पढ़ा चुका हूँ वो मैंने नहीं लिखी, जो अलग से हैं वो हमने लिखी है, और बहुत काम वाली चीजें लिखी हैं। जैसे सबने सुना होगा बंगाल गजेट। बंगाल गजेट भारत का पहला न्यूज़पेपर माना जाता है। जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने इसकी शुरुआत की। बंगाली सुरेंद्रनाथ बनर्जी, द हिंदू जीएस अय्यर, अभी तक आता है जीएस अय्यर का न्यूज़पेपर द हिंदू। वॉइस ऑफ इंडिया और रास्ता गोफ्तार, ये दादा भाई नौरोजी का, ठीक है, जो इस फेज के हीरो हैं। अमृत बाजार पत्रिका, शिशिर कुमार घोष, बहुत पूछी जाती है अमृत बाजार पत्रिका। कहते हैं जब ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट बनाया, गैगिंग एक्ट, क्योंकि ये देसी भाषाओं के अखबारों पे था, तो ये अमृत बाजार पत्रिका था, इसने रातों रात अपना भाषा छोड़ दी और अंग्रेजी बन गया, ठीक है, बचने के लिए कि भाई अंग्रेजों का कानून ना लगे। इसलिए पूछा जाता है ये क्वेश्चन, वर्नाकुलर के बाद किसने इंग्लिश को मीडियम अपना लिया। सुधारक गोपाल कृष्ण गोखले का, एडवोकेट जीपी वर्मा, वंदे मातरम विपिन चंद्र पाल का, इंडिपेंडेंट नेशनल हेराल्ड, ये मैंने साथ में दे दिए, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल, हालांकि जवाहरलाल नेहरू ने बहुत बाद में बनाया था नेशनल हेराल्ड। अभी भी न्यूज में रहता है नेशनल हेराल्ड, कुछ ना कुछ उससे। प्रताप गणेश शंकर विद्यार्थी का, पंजाबी लाला लाजपत राय, द लीडर और हिंदुस्तान किसके, मदन मोहन मालवीय के, इंडियन मिरर देवेंद्रनाथ टैगोर, सोम प्रकाश, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, और लास्ट केसरी और मराठा मैगजीन्स हैं बाल गंगाधर तिलक की। इनके बारे में आगे भी हम लोग पढ़ेंगे, केसरी और मराठा के बारे में। तो ये कुछ फेमस मैगजीन्स हैं, अखबार हैं, जिनके थ्रू इन लोगों ने भारत को जागरूक किया या नेशनलिज्म की फीलिंग जगाई भारत, ठीक है।